गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक के लास्ट दो वीडियोज में हमने स्टार्ट किया आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से इसमें स्टेप्स लेने, इसकी बात किए थे। कल के लास्ट वीडियोज में हमने टाइप 1 न्यूमेरिकल की बात किया था। टाइप 1 न्यूमेरिकल का मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पे दो सोर्स तो हैं लेकिन दोनों के दोनों वोल्टेज के फॉर्म में हैं। ठीक, मतलब दो सोर्स हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बताया गया था तभी अप्लाई होना है, वहीं अप्लाई होना है जब किसी सर्किट में क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा सोर्स होंगे। ठीक, तो दो सोर्स, अभी दो सोर्स पे बात कर रहे हैं। तो कल हमने टाइप 1 में बात कर लिया कि जब दोनों के दोनों सोर्स वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में है। आज के टाइप 2 न्यूमेरिकल में हम बात करेंगे कि एक आपका सर्किट होगा जहाँ पे दो सोर्स तो होंगे लेकिन एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक करंट सोर्स होगा। तो जब वोल्टेज सोर्स होगा और करंट सोर्स दोनों का एग्जिस्टेंस उस सर्किट में होगा तो उसको किस तरीके से उसका एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, आज उसको हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो टाइप 2 न्यूमेरिकल में देखें सर्किट अगर इस तरीके से है, ठीक, एक हमने सर्किट डायग्राम ले रखा है जहाँ पे 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंसेज जुड़े हुए हैं और इनमें दो सोर्स लगे हैं, एक आपका वोल्टेज के फॉर्म में जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, एक आपका करंट के फॉर्म में जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर है। तो इसकी एनालिसिस किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। तो आपको स्टेप वही रिपीट करने हैं जो अब तक आपको बताया गया या कल जो यूज किया गया था। तो स्टेप 1 आपको क्या बताया गया था, एक्टिव फर्स्ट सोर्स एंड deactive and other all। ठीक, एंड अदर ऑल का कहने का मतलब अगर इसके अलावा भी कुछ और होते हैं तो उसको एक साथ डीएक्टिव कर देंगे। तो अब बात करेंगे फर्स्ट सोर्स को एक्टिव करना है, तो हमारे पास दो सोर्स, एक 10 वोल्ट का, 5 एम्पियर का। तो फर्स्ट किसको आपने मानना है, सेकंड किसको मानना है, ये आप अपने अंडरस्टूड कर रख सकते हैं। ये हम इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट, हमारा 10 वोल्ट वाला वोल्टेज सोर्स फर्स्ट है, सोर्स है, और 5 एम्पियर वाला करंट सोर्स आपका सेकंड सोर्स है। तो जब हम इसको एक्टिव करेंगे और करंट सोर्स को डीएक्टिव करेंगे तो करंट सोर्स को क्या करेंगे, करंट सोर्स को क्या करेंगे, डीएक्टिव प्रोसेस में हमने बताया था ओपन कर देंगे। ठीक, ये आपका स्टेप 2 हो गया। तो करंट सोर्स को डीएक्टिव करेंगे तो आपका सर्किट डायग्राम अब इस तरीके से बनेगा। तो ओपन करने का मतलब जहां पे करंट सोर्स जुड़ा हुआ उसके टर्मिनल को ओपन कर देना है। ठीक, ठीक, आपने क्या किया कि 10 वोल्ट के सोर्स को एक्टिव कर दिया और 5 एम्पियर सोर्स को डीएक्टिव कर दिया। तो डीएक्टिव करने का आपका मतलब बताया गया था कि जो उसका इफेक्ट है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो एक करंट की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, करंट की वैल्यू जीरो आपको बताया गया था ओपन केस में होता है। तो यानी कि आपके इसके करंट के टर्मिनल को ओपन कर देंगे। अब स्टेप 3 आपको क्या बताया गया था, फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड not in case active, not in case active current source side। ठीक, अब आपको आज इक्विवेलेंट को निकालना है एक्टिव वोल्टेज सोर्स है। तो एक्टिव वोल्टेज सोर्स कहाँ है, यहाँ है, इधर से निकालने का मतलब हम इधर से देखेंगे। तो पहला केस है तो आर इक्विवेलेंट 1 कह देंगे इसको। इधर से देखेंगे तो यानी कि करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये करंट क्या होगा, पहले 2 ओम में जाएगा, 2 ओम में जाने के बाद इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट में जाने के बाद यहाँ और यहाँ ब्रेक हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको लिख लेंगे, पहला केस है तो आई 2 ओम डैश, आई 3 ओम डैश और यहाँ पे आई 4 ओम डैश कह लेंगे। ठीक, तो देखें जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस केस में, ठीक, तो जब हमारी इक्विवेलेंट इस केस में निकालेंगे तो आपका करंट क्या दिख रहा है, इस सोर्स से चलने के बाद 2 में जा रहा है, 2 में जाने के बाद यहाँ डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड तो होगा, लेकिन क्या होगा कि इधर जो करंट डिवाइड होकर के जाएगा उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि किस साइड में जा रहा है, ओपन साइड में जा रहा है, और ओपन साइड में करंट की वैल्यू आपको बताया गया 0। ठीक, तो जब 0 होगा तो यानी कि ये इधर कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, यानी कि आई इस केस में जो आई 4 ओम डैश की वैल्यू है वो आपको क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिगर में क्या बताएंगे, इस फिगर के लिए आई 4 ओम डैश की वैल्यू कितनी है, 0 एम्पियर के बराबर है, क्योंकि ये ओपन साइड है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं because it is in open side। ठीक, इसको आप लिख भी सकते हैं because it is in open side। तो अब बात करेंगे क्या कि आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अब आपका ये ओपन साइड में, तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस ओपन साइड में पड़ेंगे उसको हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं, मतलब इसका आप काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास केवल 2 ही रजिस्टर है, 2 ओम एक आपका 3 ओम। तो 2 ओम 3 ओम में देखेंगे कि जब इधर करंट आपका 0 जा रहा है, यानी कि पूरा यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 0 जाने के कारण ये पूरा का इधर 0 जाने की पूरा का पूरा करंट इधर पास हो रहा है। तो जब इधर पास हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस के लिए सेम करंट है यानी कि सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 एम्पियर के बराबर हो गया। क्लियर है। अब अगला चौथा स्टेप क्या बताया गया था, फाइंड कैलकुलेट टोटल करंट या सप्लाई करंट कैलकुलेट सप्लाई करंट फ्रॉम एक्टिव वोल्टेज source side, not source side, by using Ohm's law, not in case हेलो गाइस, मैं सूरज राज। active current source side। क्लियर है। यहाँ चौथे पॉइंट में हमने क्या लिखा है एक बार देख लेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, कैलकुलेट सप्लाई करंट फ्रॉम द एक्टिव सोर्स, एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड। मतलब एक्टिव वोल्टेज सोर्स कहाँ कर रखा है आपने, 10 वोल्ट का एक्टिव कर रखा है। तो यहाँ से ये सप्लाई करंट जो चल रही है उसको मान लिया ये पहला केस है, तो ये I1 है। तो इस I1 की वैल्यू क्या होगी, तो इस I1 की वैल्यू किससे मिलेगी, ओम्स लॉ से। और आपको ये स्टेप तब नहीं लेना है जब आप करंट सोर्स को एक्टिव कर रखेंगे। तो यहाँ से जब देखेंगे तो I की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, I बराबर ओम्स लॉ से क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ पे हमको I के यहाँ क्या निकालना, I1, क्योंकि यहाँ से I1 चल रहा है। V कितना है आपका, किसको एक्टिव कर रखा है, 10 को, तो 10 लिख देंगे। और R के यहाँ क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट 1, तो 10 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने यहाँ लिखा निकाल रखा, कितना निकाल रखा है, ये निकाल रखा आपने 5 ओम, ये निकाल रखा आपने 5 ओम। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको अगला स्टेप, पांचवा स्टेप क्या बताया गया था, फाइंड करंट इन कैलकुलेट करंट in that particular branch by current divider rule if applicable।
ये बताया गया था 5वें स्टेप में कि आपको क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल इफ एप्लीकेबल। तो हमने बताया था कि एप्लीकेबल का लिखने का मतलब ये था कि अगर करंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में डिवाइड होकर के पहुंच रहा है तभी आपको करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। ठीक, अब बात करें कि मेरा पर्टिकुलर ब्रांच कौन सा है, तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है, फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन, यानी कि सारे के सारे रजिस्टर में हमको करंट निकालना है, तो सारे के सारे रजिस्टर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर हो जाएंगे। तो शुरुआत से देखें तो करंट इन 2 ओम, तो पहला केस है, तो करंट इन 2 ओम को हमने क्या नोट कर रखा है, I2 ओम डैश, I डैश 2 ओम, ठीक, या I2 ओम डैश कह लेंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो सोर्स से करंट चल रहा है I1, जो सोर्स से करंट चल रहा है I1 जिसकी वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है 2 एम्पियर, वो करंट 2 ओम में कैसे जाएगा, डिवाइड होके जाएगा कि डायरेक्ट जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से जब करंट चलेगा तो डायरेक्ट इधर मूव कर जाएगा, तो यानी कि बिना डिवाइड हो जा रहा है, तो जब बिना डिवाइड हो जा रहा है यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड होकर के नहीं पहुंच रहा है, यानी कि करंट डिवाइडर रूल एप्लीकेबल नहीं है। जब एप्लीकेबल होगा तभी अप्लाई करेंगे, तो यानी कि I2 ओम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 के बराबर हो जाएगी, और I1 की वैल्यू कितने बराबर हो जाए है, 2 एम्पियर के बराबर। इसी तरह अगले रजिस्टर का करंट, तो अगले रजिस्टर का करंट क्या है, क्या दिखा रखा है आपने फिगर में, I3 ओम डैश या I डैश 3 ओम, I डैश 3 ओम। अब बात करेंगे कि यहाँ पे करंट कैसे पहुंच रहा है, तो I1 जो इस सोर्स से चल रहा है, आपने बताया कि इस पॉइंट पे आकर के डिवाइड हो रहा है यहाँ और यहाँ, लेकिन ये जो 4 ओम वाला करंट है, तो ये ओपन साइड में जा रहा है, तो ओपन साइड में करंट की वैल्यू क्या बताया गया, 0। तो जब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यही टोटल बचेगा। जब टोटल बचेगा यानी कि जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, तो जो करंट यहाँ वो किसके बराबर, I1 के बराबर है, यानी कि यहाँ भी जो करंट होगा वो भी I1 के बराबर होगा, तो ये I1 के बराबर हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट करंट इन 4 ओम, तो करंट इन 4 ओम किससे नोट किया है हमने, I4 ओम डैश, I4 ओम डैश से। अब बताएंगे, बात करेंगे कि I4 ओम डैश की वैल्यू की हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये वैल्यू ओपन साइड में होने के कारण ओपन साइड में करंट की वैल्यू 0 होती है। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि डायरेक्ट आ रहा है कि बिना डिवाइड होकर के आ रहा है, जब ओपन साइड में तो सीधे की सीधे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे रीजन भी बताया गया, बिकॉज इट इज इन ओपन साइड, तो ओपन साइड में ये वैल्यू होने के कारण इसकी वैल्यू सीधे 0, यह 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब अगला स्टेप, एक्टिव सेकेंड सोर्स एंड डीएक्टिव एंड अदर ऑल। ठीक, ठीक, अब अगला स्टेप लेने से पहले हमने जो ये करंट निकाल रखा है उसका डायरेक्शन बात कर लेंगे। तो I2 ओम में जो करंट दिखाया गया है I डैश 2 ओम, उसका डायरेक्शन क्या दिखाया रखा है, लेफ्ट से राइट। यहाँ बता देंगे कि ये जो हमने 2 ओम की वैल्यू निकाली है किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है। जो 3 ओम में करंट निकाल रखा है वो किस डायरेक्शन में है, अप टू डाउन, तो इसकी वैल्यू अप टू डाउन। और ये वैल्यू 4 ओम में आपने एरो किधर दिखा रखा है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट दिखा देंगे, ताकि जब फाइनल आंसर आपको निकालना हो तो आपको ये डाउट ना हो कि कौन सा करंट किस डायरेक्शन में चल रहा था। आप ऐसे बनाए रहेंगे, आपको क्लियर रहेगा कौन सा लेफ्ट टू राइट है, कौन सा राइट टू लेफ्ट है, कौन सा अप टू डाउन है, कौन सा डाउन टू अप है। तो अब अगला स्टेप, एक्टिव सेकंड सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर आर। तो एक्टिव सेकंड, तो सेकंड हमने इसको मान रखा था, यानी कि इसको लगा देना है और बाकी को डीएक्टिव करना है। तो जो डीएक्टिव करना है किसको करना है, तो इसके अलावा कौन सा, वोल्टेज है, तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव प्रोसेस में क्या बताया गया, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव प्रोसेस में क्या बताया गया, शॉर्ट कर देना है। ठीक, इसको क्या कर देना है, हमको शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट करेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, शॉर्ट करने का मतलब क्या हमने बताया था, इनके प्लेटों को मिला देना है। तो प्लेटों को मिलाएंगे तो फिगर इस तरीके से बनेगा। इसको एक्टिव कर दिया, एक्टिव करने का मतलब अब ये एक काम करने लगा जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर है, और ये कितना है आपका 2 ओम था, 3 ओम था और ये 4 ओम था। ठीक, अब करंट किधर से चलेगा, एरो इधर है तो ऊपर से इस साइड चलेगा तो इधर जाएगा,
तो इधर में फ्लो करने वाला करंट सेकंड केस है, तो आई डबल डैश 4 ओम हो जाएगा। इधर फिर आकर के इस पॉइंट पे डिवाइड होगा तो जो नीचे जाएगा वो आई 3 ओम डबल डैश है, और जो इधर आएगा वो आई 2 ओम डबल डैश है। ठीक, अब बात करेंगे सातवां स्टेप क्या बताया गया था, रिपीट स्टेप 2 टू स्टेप 5। ठीक, इसको रिपीट करना है। तो स्टेप 2 में ये बताया गया था कि आपको स्टेप 2 में क्या बताया गया था कि आपको एक्टिव डीएक्टिव करना है, वो आपने कर लिया एक्टिव डीएक्टिव, इसको आपने एक्टिव कर लिया, इसको डीएक्टिव कर दिया। स्टेप 3 में क्या बताया गया था कि फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड। तो एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड से आर इक्विवेलेंट निकालना है, नॉट इन केस एक्टिव करंट सोर्स है। मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट निकालने वाला स्टेप है, आपको किस केस में नहीं करना, जब करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे। यानी कि जो स्टेप 3 है, जब करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे तो आप स्टेप 3 नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ क्लियर पहले ही बता दिया गया था कि नॉट इन केस एक्टिव करंट सोर्स साइड, जब करंट सोर्स साइड को आप एक्टिव करेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट वाला स्टेप नहीं लेंगे। चौथा स्टेप क्या लिखा हुआ है आपका, क्योंकि आप स्टेप रिपीट कर रहे हैं इसीलिए इसी स्टेप पे हम बात कर रहे हैं। चौथा स्टेप ये लिखा है, कैलकुलेट सप्लाई करंट फ्रॉम द एक्टिव वोल्टेज सोर्स साइड बाय यूजिंग ओम्स लॉ। फिर आगे कामा लगा करके लिखा हुआ है नॉट इन केस एक्टिव करंट सोर्स साइड। ठीक, यानी कि फिर ये चौथा स्टेप भी जब भी आप करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे तो उस टाइम चौथा स्टेप भी नहीं लेंगे। यानी कि ना तो आप चौथा लेंगे ना तो तीसरा लेंगे, तीसरा चौथा स्टेप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं, अब यहाँ समझेंगे हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। कि क्योंकि तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, आर इक्विवेलेंट निकाला है। चौथे स्टेप में हमने क्या किया है कि सोर्स से कितना करंट चल रहा है, यहाँ पे I1 निकाला है। तो इस केस में क्या है कि जब करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो तीसरा चौथा स्टेप इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सोर्स ही एज ए करंट के फॉर्म में दिया है। समझ में आया बात क्या बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ही एज ए करंट के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे आपको ये जानने की कोशिश नहीं करना है कि सोर्स से कितना करंट चल रहा है, यहाँ पे सोर्स ही एज ए करंट के फॉर्म में दिया है। तो इसलिए हम लोग जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है इस प्रोसेस में नहीं लेते हैं जब भी हम करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं। क्योंकि स्टेप 2 और स्टेप 3 को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वोल्टेज सोर्स से कितना करंट चल रहा है उस प्रेजेंट केस में उस सर्किट के लिए जानने के लिए। लेकिन जब भी आप करंट सोर्स को आप लगा देंगे, करंट सोर्स को एक्टिव कर देंगे, तो आपको सोर्स ही एज ए करंट के फॉर्म में दिखेगा। तो आपको ये जानने की कोशिश नहीं करना होगा कि इस सोर्स से कितना करंट चल रहा है। यानी कि जब सोर्स ही एज ए करंट के फॉर्म में दिखेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस सोर्स से 5 एम्पियर चल रहा है। समझ में आ गया, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सोर्स से कितना चल रहा है, 5 एम्पियर चल रहा है। अब सीधे हमको क्या करना है, स्टेप 5 में चलना है। तो स्टेप 5 में क्या करना है, कैलकुलेट करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल इफ एप्लीकेबल। तो हमको ये चेक कर लेना है कहाँ कहाँ डिवाइड होकर के पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ डिवाइड होकर के नहीं पहुंच रहा है। जहाँ डिवाइड होकर के पहुंचेगा वहाँ डिवाइडर रूल लगा लेंगे, जहाँ नहीं डिवाइड होकर के पहुंचेगा वहाँ पे डिवाइडर रूल नहीं अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए इधर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। तो करंट इन 2 ओम डैश की बात करें, करंट इन 2 ओम मतलब आई 2 ओम डबल डैश की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखेंगे जो 5 एम्पियर चलेगा यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे इसका पाथ है। इस पाथ पे आने के बाद इस पॉइंट पे क्या होगा, डिवाइड होगा, एक 2 में चला जाएगा, एक 3 में चला जाएगा। यानी कि 2 ओम में जो 5 एम्पियर जाएगा कैसे जाएगा, डिवाइड होकर के पहुंचेगा। मतलब 5 एम्पियर की कुछ वैल्यू डिवाइड होकर के 3 में चला जाएगा, कुछ वैल्यू आपका 2 में चला जाएगा। यानी कि 2 ओम में पहुंचने के लिए करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडर रूल का अप्लाई कर लेंगे। तो डिवाइडर रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखें तो डिवाइडर रूल आपको क्या कल बताया गया था कि टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस किसको कहेंगे कि अगर करंट 2 और 3 में डिवाइड हो रहा है तो जो हम 2 के लिए निकालेंगे तो 3 वाला अपोजिट कहलाएगा, जब 3 में निकालेंगे तो 2 वाला अपोजिट कहलाएगा। ठीक, ये 4 को इसमें देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि करंट 2 और 3 में डिवाइड हो रहा है। तो आपको 2 और 3 में ही अपोजिट छांटना है कि जब 2 में निकालना हमको तो 3 हमारे लिए अपोजिट है, जब 3 में निकालना है तो 2 अपोजिट है। क्योंकि करंट जो यहाँ से चल रहा है 5 में तो आपको दिख रहा है 5 जो एम्पियर है जो 4 में वो डायरेक्ट है, लेकिन डिवाइड इन दोनों में हो रहा है। तो अब डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल करंट, तो टोटल करंट यहाँ पे कितना 5। ठीक, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोजिट से। तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस क्या है, जब 2 में निकालना है तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 3 है। तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, किनका सम, जितने फिगर में दिख रहे हैं उनका सम नहीं, जिनमें डिवाइड हो रहा है उनका सम। तो डिवाइड किस में हो रहा है, 2 और 3 में। ये नहीं कि सम ऑफ ऑल बोल दिए तो 2 3 4 तीनों दिख रहा है तो तीनों का आप ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
सम ऑफ ऑल का मतलब जिन दो में डिवाइड हो रहा है, तो 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 की वैल्यू 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि यहाँ की वैल्यू आ गई क्या 3 एम्पियर। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट का एरो बना देंगे। ठीक, इसी तरह करंट इन 3 ओम डबल डैश की बात करेंगे। फिर अब इसके लिए करंट यहाँ कैसे पहुंच रहा है, अभी आपने बताया कि ये जो चल रहा है तो 2 और 3 में डिवाइड, यानी कि डिवाइड हो गया, तो डिवाइडर रूल लगा लेंगे। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि डिवाइडर रूल लगाने से पहले ये भी चेक करना है आपको कि कितनी बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है। तो जैसे कि इस केस में डिवाइड होकर के एक ही बार डिवाइड होकर के पहुंच जा रहा है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ 3 मैसेज के और नंबर ऑफ 4 मैसेज के सर्किट देखेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपके उस पर्टिकुलर रजिस्टर में जो करंट होता है कभी कभी 2 बार डिवाइड होकर के पहुंचता है, कभी कभी 3 बार डिवाइड होकर के पहुंचता है। तो 2 बार डिवाइड होकर के पहुंचेगा तो 2 बार डिवाइडर रूल लगेगा, 3 बार डिवाइडर होकर के पहुंचेगा तो 3 बार डिवाइडर रूल लगेगा। तो अभी यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक बार डिवाइड होकर के पहुंच रहा है तो डिवाइडर रूल लगा लेंगे। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोजिट रेजिस्टेंस से, तो 3 का अपोजिट क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, फिर डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो दोनों का सम क्या है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 की वैल्यू 5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। अब इसका डायरेक्शन देखें, अप टू डाउन है, बगल में रो बता दें, इसका जो डायरेक्शन है वो अप टू डाउन है। ठीक, अब 4 ओम की बात करें तो 4 ओम में आपका कैसा करंट जा रहा है, आपने खुद देख रहे हैं कि डायरेक्ट आ रहा है, बिना डिवाइड हो जा रहा है, तो आई 4 ओम डबल डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे 5 एम्पियर के बराबर हो गया। अब इसका एरो किधर है, इसका एरो लेफ्ट टू राइट है क्योंकि ऐसे जा रहा है। अब हम फाइनल करंट टोटल करंट की बात करेंगे। ठीक, तो टोटल करंट आपको किस में मिलता है, स्टेप 8 में। तो स्टेप 8 में क्या लेते हैं, अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम में हमने बताया था करंट इन 2 ओम, तो करंट इन 2 ओम पहले 10 वोल्ट से कितना जा रहा है, आई डैश 2 ओम जा रहा है, वो लिख लिए। इसका डायरेक्शन देख लिए, लेफ्ट टू राइट है। फिर 5 एम्पियर से कितना जा रहा है, आई डबल डैश 2 ओम जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। तो हमने बताया था जब भी अपोजिट केस होगा तो बीच में माइनस लगा देंगे, सेम डायरेक्शन होगा तो बीच में प्लस लगा देंगे। तो ये जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई डैश 2 ओम की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, -3 करेंगे यानी कि -1 एम्पियर आ गया। ठीक, इसी तरीके से जब करंट इन टोटल करंट इन 3 ओम की बात करेंगे तो 10 ओम 10 वोल्ट से कितना गया, 10 वोल्ट से 3 ओम में आपने कितना बताया था फिगर में, आई डैश 3 ओम, तो आई डैश 3 ओम की वैल्यू यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन क्या है नीचे है। अब 5 एम्पियर से 3 ओम में कितना जा रहा है, आई डबल डैश 3 ओम, तो आई डबल डैश 3 ओम की वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू किधर है नीचे, तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो बीच में प्लस लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 4 एम्पियर हो गई। ठीक, फिर इसी तरीके से करंट इन 4 ओम की बात कर लें, करंट इन 4 ओम की बात कर लें तो टोटल करंट 4 ओम, तो देखेंगे कि 10 वोल्ट से कितना जा रहा है, तो 10 वोल्ट से जब हम देखेंगे तो 10 वोल्ट से यहाँ पे वैल्यू कितना बताएं आप, 0। देखिए करंट इन 4 ओम आई डैश 4 ओम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ आई डैश 4 ओम लिख लेंगे। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। अब इस सोर्स से कितना करंट जा, 5 एम्पीयर से कितना जा रहा है, आई डबल डैश 4 ओम जा रहा है, इसका एरो किधर है, राइट टू लेफ्ट, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर लेंगे, तो आई डबल डैश 4 ओम हो गया तो 0 -5 इतना एम्पियर, तो ये हो जाएगा -5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट को बहुत ही इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे आपका आपका मतलब दोनों वोल्टेज सोर्स है या एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स हो। और इसी तरीके से अगर दोनों करंट सोर्स हैं तो अगर एक करंट सोर्स में समझ गया आप तो अगला भी समझ सकते हैं। ठीक, या तो अभी थोड़ी देर बाद बता दी। तो इस तरीके से हमको एनालिसिस करना है, एक बार बोर्ड पे आप लोग पूरे तरीके से देख लें, जिसको आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, पूरी एनालिसिस कर लीजिए बोर्ड पे, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं।
ओके, तब आप लोगों ने एक बार पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया। तो इस एनालिसिस करने में आपको यही विशेष ध्यान देना है कि जब भी करंट सोर्स को हम एक्टिव करेंगे तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेप 3 और स्टेप 4 हमेशा आपको नहीं लेना है। कोई भी सर्किट, किसी भी तरीके का सर्किट हो, अगर करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं, भले उसमें एक करंट सोर्स हो या 4 करंट सोर्स हो, जब भी आप करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो स्टेप 3 आर इक्विवेलेंट निकालने वाला और जो आपका स्टेप 4 है कि सोर्स से कितना करंट चल रहा है उसको निकालने वाला जो स्टेप 4 नहीं लेंगे। रीजन बता दिया गया कि फाइनली हम ये जानना चाहते हैं कि सोर्स से कितना करंट चल रहा है, लेकिन जब करंट सोर्स को एक्टिव कर देते हैं तो हमको ये क्लियर हो जाता है कि सोर्स ही एज अ करंट के फॉर्म में, यानी कि हमको पता है कि भैया इस सोर्स से इतना करंट चल रहा है, वहां आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वहां आपको क्लियर है फंडा, तो इसलिए स्टेप 3 4 नहीं लेते। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।